नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है जयंत और आज की इस वीडियो में बहुत ही खास डिस्कशन लेके आया हूं आपके लिए कि व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस केमिकल साइंस CSIR नेट प्रिपरेशन। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको कुछ जनरलाइज्ड पॉइंट बताने वाला हूं, कुछ जनरल टॉक होगी रिगार्डिंग अपना सिलेबस, रिगार्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग अपनी ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपको क्या क्या चीज़ों से टैकल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और उसके बेसिस पे जो भी क्वाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उन सारी बातों के, वो सारे सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि जो CSIR नेट एग्जामिनेशन है ना, ऑब्वियसली ये आप जानते भी होंगे कि जो भी बच्चे अभी जून वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, हार्डली 2.5 या 3 मंथ अप्रॉक्सली अपने पास बचे हैं। तो अब ये 3 मंथ्स के आसपास अपन क्या क्या ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली अपन ने हाफ ऑफ द टाइम अपना प्रेपरेशन में लगा दिया है। और अगेन इस वीडियो को जो भी जिन्होंने जो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्होंने एक बार प्रेपरेशन कर लिया था, वो अगले प्रेपरेशन के लिए इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ ऐसी बातें लेके आया हूं जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, तो केमिकल साइंसेस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, या कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी एग्जाम है, कोई भी चीज को अगर तुम्हें अचीव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका एक मैप, उसका एक कहीं ना कहीं एक दायरा होता है। उस दायरे में ही रह के आपको वो सारी चीजें सीखनी होती है। अब इसी दायरे वाली चीज को ही कहा जाता है सिलेबस। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में डेफिनेटली, अगर आप CSIR नेट का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपने सिलेबस तो जरूर देखा ही होगा। और अगर इनकेस नहीं देखा है तो आपको सबसे पहली चीज तो यही करनी है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। अगेन दूसरी बात, सिलेबस जो है CSIR नेट का, उसमें जो, अगर मैं केमिकल साइंसेस की बात करूं, उसमें 39 यूनिट्स है ना, जिसमें अप्रॉक्स आई थिंक सो 12 यूनिट इनऑर्गेनिक की हैं, 14 यूनिट फिजिकल की हैं और 13 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, CSIR नेट में 39 यूनिट्स हैं, तो क्या सारी की सारी यूनिट्स करनी है? पहला सवाल, सारी की सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट? अगेन, क्या सारी की सारी यूनिट अगर ना करे तब भी काम बन सकता है? तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते भी हैं, अक्सर उनके मन में आती भी हैं, वो सारे के सारे क्वेरीज जो जनरल क्वेरीज हैं, वो मैंने आपके सामने एक जगह लिख ली है। इन सारी बातों को ही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो यही है कि सर क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे चैप्टर करने? ठीक है, बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन देखेंगे। दूसरा कि सर ठीक है, अगर जरूरी नहीं है तो कौन कौन से चैप्टर्स करें और उसका सिलेक्शन कैसे करें? हाँ ठीक है, अगर सारे नहीं करने हैं तो ये बताओ सर कि कौन कौन से चैप्टर्स को कर लें और कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ दें, और वो करने वाले या छोड़ने वाले चैप्टर हम कैसे डिसाइड करें? ठीक है, इसके अलावा हाउ टू डील विद बैकलॉग्स, है ना, जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे होंगे, है ना, जो भी कोचिंग से जैसे भी जुड़े होंगे, तो उनकी बैकलॉग की बहुत समस्या रहती है कि सर हाँ हमारा ये चैप्टर छूट रहा है, ये चल रहा है ना, तो हम इसको करें कि उसको करें। तो इस पे भी अपन बात करेंगे। उसके बाद क्या ऐसा जरूरी है, इज इट मैंडेटरी टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमें ना रेफरेंसेस बुक पढ़ने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यार हम ना सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं केमिस्ट्री का, तो क्या हमें सारी की सारी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए? ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर करने वाला हूं। अगेन, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, है ना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शॉर्ट नोट वाला, उसको भी बनाने के लिए कि कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। और लास्टली, इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और नॉट? ठीक है, उस पे भी अपन चर्चा करने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट पे मैं आता हूं कि इज इट नेसेसरी टू डू ऑल द चैप्टर्स? क्या ऐसा जरूरी है कि अपन सारे के सारे चैप्टर्स को करें? तो आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर मैं बात करता हूं केमिकल साइंसेस की, तो केमिकल साइंस में आपको ना, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, 39 यूनिट्स आती हैं। ठीक है, 39 यूनिट्स, और ये किस किस का है? इनऑर्गेनिक, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको तीनों ही सेक्शंस का टोटल यूनिट मैंने बताया 39, इसमें से इनऑर्गेनिक का है 12, फिजिकल का है 14, और अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक का तो ये है जी 13। अब सवाल उठता है ये कि सर सारी की सारी यूनिट्स करनी है कि नहीं करनी है? तो आप शायद ये पैटर्न से भी वाकिफ होंगे इस एग्जाम की, जो इस एग्जाम की ब्यूटी है कि इसमें
आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट में ये पूछा जाता है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और सबका जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है हर क्वेश्चन का। अगेन पार्ट बी में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 35 करने हैं और सबका 2 मार्क्स होता है। और अगेन पार्ट सी में आपको पूछे जाते हैं अराउंड दैट इज 20 क्वेश्चन और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, सबके 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो एप्टीट्यूड वाला हो गया। जो आपका मेन केमिस्ट्री का पेपर होगा वो ये होगा। दिस इज फॉर मेन केमिस्ट्री पेपर। आई थिंक सो आप इससे रूबरू होंगे इस पैटर्न से। बट इसी पैटर्न से मैं इस पहले सवाल का आंसर करने वाला हूं कि हां, अगर आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में और आपने 25 अटेम्प्ट करने, 25 अटेम्प्ट करने का मतलब 25 अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि 25 लेट्स सपोज 25 अटेम्प्ट किए, फिर 40 जो आ रहे हैं उस 40 में से आपने 35 अटेम्प्ट कर दिए। तो अगर आपने इतने भी अटेम्प्ट कर दिए, इतने ऑप्शंस में से आपने अगर इतने भी अटेम्प्ट कर दिए तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, 200 नंबर आ जाएंगे। पर जेआरएफ के लिए कितना चाहिए होता है? 115, मैक्स टू मैक्स 120, है ना, इसके आसपास कट ऑफ रहती है जनरल के लिए। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर हां, अगर मैं 60 क्वेश्चन में से, मुझे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से अगर मैं 25 भी अटेम्प्ट कर रहा हूं, 40 आ रहे हैं उसमें से मैं 35 भी अटेम्प्ट कर दे रहा हूं, सारे के सारे सही हो जा रहे हैं, तो मेरे पूरे नंबर आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर ठीक है, मान लो अगर ये 60 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इस 60 में से कुछ ऐसे चैप्टर्स से भी होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे चैप्टर्स 39 यूनिट से सब में से आया होगा सवाल। बट अगर मान लो सर 39 यूनिट में से अगर सवाल आए हैं, इसमें से मान ले 1-2 यूनिट छोड़ दी, तो अगर छोड़ दी तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे दूसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन पता होगा। इन शॉर्ट मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 39 यूनिट्स हैं, तो अगर उस 39 यूनिट से सवाल आ रहे हैं तो इस 39 यूनिट में अगर मैं 20 से 22 यूनिट भी अपनी तैयार कर लूं अच्छे से, बढ़िया से, तो मेरे डेफिनेटली जो मैं सेलेक्ट करूंगा अपने टॉप 25 वो इसमें लाइक कर जाएंगे। जो भी मैं अपने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा पार्ट सी के और 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा वो इसमें लाइक कर जाएंगे 20 से 22 चैप्टर में। तो इसी से पहली चीज जो आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि सारे के सारे चैप्टर करना अनिवार्य नहीं है। सवाल यह है कि सर कौन कौन से चैप्टर्स को करें, दूसरा कौन कौन से चैप्टर्स को हम अपनी लिस्ट में रखें। ठीक है, तो अब मैं इसी बात पे आऊंगा कि आपको अब अपना सिलेबस बनाना है। मेक योर ओन सिलेबस। कैसे बनाना है? बाय प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स और चैप्टर्स। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो डेफिनेटली सबको अपना अपना पता होता है। देखो, जो भी बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है, जो भी चीज या जो भी आप केमिस्ट्री से रूबरू हो रहे हैं, तो आप सभी के मन में एक चीज तो सॉर्टेड क्लियर ही होगी कि सर हां मुझे ऑर्गेनिक ज्यादा आती है, हां मुझे फिजिकल ज्यादा आती है, हां मुझे इनऑर्गेनिक ज्यादा आती है। ये तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि हर बच्चे के मन में ये बात तो क्लियर रहती है कि सर मुझे इनऑर्गेनिक में ज्यादा कंफर्ट रहता है, मुझे ऑर्गेनिक में ज्यादा कंफर्ट रहता है, या फिर मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल में ज्यादा कंफर्ट हूं। कॉम्बो पे भी चलते हैं लोग, और ऐसा अक्सर पाया जाता है कि जनरली बच्चों को एक में तो दिक्कत रहती है कि सर मुझे फिजिकल, मेरे से फिजिकल नहीं होती, या मेरे से ऑर्गेनिक नहीं होती, या मेरे से इनऑर्गेनिक नहीं होती। तो अब ध्यान देने वाली बात यही है कि लेट सपोज अगर किसी को फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक ये बढ़िया लगती है, तो आपको जो इनऑर्गेनिक है ना, इसमें मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम चैप्टर्स को सेलेक्ट कर लो और इसमें से मिनिमम को कर लो। जिसमें से मेन हो गया कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, है ना। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बॉन्डिंग पढ़ लो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आप कॉम्बो बना सकते हो। अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज किसी को लगता है कि सर इनऑर्गेनिक फिजिकल आसान है, तो आप ऑर्गेनिक को ऑप्शनल की तरह, छोड़ना कुछ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको फिजिकल ऑर्गेनिक ज्यादा आती है तो आप इसमें से नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके 20-22 यूनिट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आप फिजिकल ऑर्गेनिक से ज्यादा सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही अगर आप इनऑर्गेनिक फिजिकल में ज्यादा कंफर्ट हो तो यहां से मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो। अब दूसरी बात यह भी यहां से ध्यान रखनी है कि जब भी आप नंबर ऑफ चैप्टर्स को सेलेक्ट करो तो ये जरूर ध्यान रखना कि ऐसे नहीं है छोटे छोटे चैप्टर को सेलेक्ट कर ले, जैसे पॉलीमर हो गया, सरफेस हो गया ना। आपको आपकी लिस्ट में बढ़िया बढ़िया चैप्टर रखने हैं। सवाल उठता है कि सर बढ़िया चैप्टर से आपका मतलब कि कौन कौन से चैप्टर्स को अपन बढ़िया मानेंगे? तो इसका आपको जवाब देगा वेटेज, कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का आता है, ठीक है। तो आप अगर बात करोगे फिजिकल की,
तो फिजिकल में डेफिनेटली क्वांटम बहुत हाई वेटेज का है, काइनेटिक्स बढ़िया वेटेज का। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, काइनेटिक्स हो गया, फिर अगेन इसके बाद आता है इलेक्ट्रो प्लस कंडक्टेंस, ठीक है। फिर अगेन इसी में अगर आप बात करोगे तो आप स्पेक्ट्रा भी पूछा जाता है, बढ़िया स्पेक्ट्रा, स्टेट थर्मो, ठीक है, ग्रुप थ्योरी। तो ये कुछ चैप्टर्स के मैंने नाम लिखे। अब इसमें से आप इनका वेटेज देखो, जो क्वांटम है वो हाई वेटेज, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स की, अराउंड 30 मार्क्स की पूछी जाती है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसे 15 से 20 नंबर की पूछी जाती है, एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग अपॉन की जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसका आप एक लिस्ट बनाओ। अब उसका लिस्ट निकाला आपने, फिर उसमें से आप सेलेक्ट करो कि आपको इस पूरे लिस्ट में से कौन से चैप्टर आते हैं, उसको अलग कर लो। जो नहीं आते हैं, और हां वो ज्यादा नंबर का भी पूछा जाता है बट मुझे नहीं आता, तो उसको सीखो, उसको तैयार करो, ठीक है। बट अगर लेट सपोज आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया और आपने उसको तैयार करना भी शुरू किया, बट आपको लग रहा है कि यार नहीं यार, इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है और इससे मेरे सवाल भी नहीं बन रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर दो। सबसे बुद्धिमत्ता वाली बात यही है कि आप उसको छोड़ दो भैया, क्योंकि हां मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। मेरे पास 120 क्वेश्चन में से मुझे 75 क्वेश्चन ही करने हैं, और उसमें से अगर मैं एक आधा चैप्टर छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जो भी चीजें आप पढ़ोगे, जो भी चैप्टर को आप तैयार करोगे, वो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी से तैयार किया होना चाहिए। उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके देखे होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, राइट ना। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है, सर ये लिस्ट आप ही क्यों नहीं दे देते हमें, है ना। ये जो आप लिस्ट बोल रहे हो कि हमें 20-22 यूनिट की जो चैप्टर्स की लिस्ट निकालनी है, वो आप ही क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग ये पता होता है कि मुझे कोऑर्डिनेशन बढ़िया लगता है या नहीं लगता है, मुझे क्वांटम बढ़िया लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स निकालने और उसके बेसिस पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि क्या सारे चैप्टर करने अनिवार्य हैं? बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। दूसरा सवाल का भी आंसर मैं दे चुका हूं कि हाउ टू सेलेक्ट द चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना वेटेज का है, और साथ में आपको यह भी देखना है कि कितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर कोई छोटा सा चैप्टर है कि हाँ भैया 3-4 दिन में मैं इसको निपटा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रा हो गया, स्टैट थर्मो हो गया, कि हाँ यार इसको मैं 3-4 दिन में निपटा दूंगा, और उससे 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है, तो ऐसे चैप्टरों को अपनी लिस्ट में ले आओ, ठीक है। ऐसे चैप्टरों को अपनी लिस्ट में रखो, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना कि हाउ टू सेलेक्ट द चैप्टर्स। अगेन ये बैकलॉग वाली चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ सर हमारा बैकलॉग चल रहा है तो इसको कैसे करें। तो मैं इसके लिए भी मैं आपको इनडायरेक्टली वही चीज बता चुका हूं कि लेट सपोज आप ना अभी थर्मो पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपका मान लो काइनेटिक्स हो चुका है ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, लेट सपोज आपका वहां पे काइनेटिक्स हो चुका है और आप वहां पे जो लाइव चल रहा है वो आपका थर्मो चल रहा है। तो आप कहेंगे सर मेरा काइनेटिक्स कहां से और कैसे कवर अप हो, है ना, क्योंकि मेरा बैकलॉग है, लाइव भी चल रहा है और बैकलॉग भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हो चुका उसको ब्रेक दे दो, ठीक है, और आप जो चल रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब सवाल ये भी है कि जो चल रहा है वो तेरी लिस्ट में है कि नहीं। ऊपर मैंने लिस्ट इसीलिए पहले बोला, जो मान ले थर्मो तेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो तू काइनेटिक्स तेरी लिस्ट में है, तो तू काइनेटिक्स पढ़, ठीक है। बट ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा थर्मो छूट रहा है, छूटने दे। क्यों? क्योंकि वो तेरी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। मेरा क्वांटम छूट रहा है, अगर वो तेरी लिस्ट में है तो उसको छूट रहा है तो उसको कर, है ना, उसको प्रायोरिटी में ले कि हाँ नहीं मुझे करना है। अगर वो तेरी लिस्ट मतलब कि जो तुम्हारा सिलेबस जो तुम बनाओगे, ठीक है, अगर उसमें नहीं है वो चैप्टर, तो हाँ डेफिनेटली आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आप सारे ही चैप्टर छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है, और बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसको आपको पॉजिटिव सेंस में लेना है स्ट्रेटेजी को, ठीक है। चलिए आइए अगेन, अगर मैं बात करता हूं इज इट मैंडेटरी टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स, है ना। कई बच्चों के मन में सवाल यही रहता है कि मास्टर जी हम ना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो अब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हो। अब ये किसके लिए? लेट सपोज आपने किसी बच्चे ने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया होगा और उसने सारा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, बट उसका किसी कारणवश नहीं हुआ है। अब वो चाहता है कि सर मुझे ना और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को सभी को जिस वजह से उनका नहीं हो पाया है उनको पता होगा,
जो भी कारण रहा होगा कि सर मुझे फॉर्मूले भूल रहे थे, या मैं वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहा था, या मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को जो पढ़ रहा है वो वैसा नहीं आया है, एंड सो ऑन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहले तो वो उन पे काम करें। दूसरा ये, अगर उनका सारा थ्योरी वाला पार्ट तैयार है, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार है, उनको फॉर्मूलेज याद है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो अब आती है बारी स्टैंडर्ड बुक्स की। अब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी थ्योरीज पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने का मतलब है कि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एज इट इज कई बार नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मिसलर टार हो गया, हाउसक्राफ्ट हो गया, यहां से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एटकिंस हो गया, एंजल रीड हो गई बुक, है ना, उससे ज़्यूफिल हो गया, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ तो जाते हैं, पर वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको करने के लिए एक तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया होना चाहिए, तीसरा आपको वो लास्ट जो स्टेज है, जो तीसरी स्टेज है, वहां पे जाके आपको रेफरेंस बुक में जाना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो अभी जून वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनका अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो पहले वो थ्योरी पढ़ लो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, उसके बाद आप जाके कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में जाना। वेयरएस जो जिन्होंने दिसंबर वाला जो एक दो बार दे चुके हैं नेट, उनका थ्योरी वाला पार्ट रेडी है, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को भी पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर को भी कर रखे हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं अपनी स्टैंडर्ड या रेफरेंस बुक के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट नोट्स, तो आपको शॉर्ट नोट्स जब बनाने हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट, है ना, ऐसा नहीं कि उसमें सारी कहानी लिखने लग जाओ, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी आप रिवीजन करो ना, तो रिवीजन के दौरान जो चीजें आप लिखो उसी को शॉर्ट नोट कहा जाता है। मतलब ये, लेट सपोज आप कोई चीज पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये चीज बार बार रिकॉल नहीं हो रही है, तो उसको निकाला, लिख लिया अलग, वो तेरा शॉर्ट नोट बन गया। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है शॉर्ट नोट बनाने का कि तूने सारा कुछ लिखा, थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस निकाल ले, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स निकाल लो और उसको लिख लो एक जगह। तो जब थ्योरी पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया, अब जब क्वेश्चन करने की बारी है तो वो फॉर्मूले वाली एक बार रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स को, और उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करो। तो शॉर्ट नोट्स में मेजरली आपके फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यही रहने चाहिए। ठीक है, और यूनिट्स का भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यूनिट्स वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और नॉट, है ना, क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करने जरूरी है कि नहीं। तो इसका जवाब तो मैं क्या ही दूं, वो खुद ही तुम जानते होंगे कि सर प्रीवियस ईयर के बिना भैया नैया पार नहीं हो सकती, है ना। वही है फिर अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। ठीक है, कि हाँ मेरे पास तीर भी है और मेरे पास चलाने का ढंग भी है, बट मैं कहां मारूं, है ना। ये चीज आपको प्रीवियस ईयर से आइडिया मिलेगा कि हाँ यार, अगर तूने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये इसको इस तरीके से पूछ रहा है वो। तो आपको प्रीवियस ईयर का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आपको सब जो भी चैप्टर्स आप अपनी लिस्ट में रखेंगे उन सब के आपको प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं। अगेन लेट सपोज आपने कोई भी XYZ चैप्टर उठाया जो आपकी लिस्ट में था और आपने उसको तैयार कर लिया, आपने उसके शॉर्ट नोट भी बना लिया, आपने उसकी सारी थ्योरी पढ़ ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो चैप्टर मेरा तैयार है, यस और नो। अब इसका आंसर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल जो प्ले करेगा आपकी इस आंसर को करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि जैसे ही आपने वो चैप्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसके अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, विच मींस वो चैप्टर डन है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपको उस चैप्टर पे काम करने की अभी जरूरत है, आपको उस चैप्टर को थोड़ा और ढंग से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं एज इट इज, है ना। जैसे 2011-12 के क्वेश्चन 2023-24 में रिपीट होते हैं, है ना, ऐसे देखे भी गए हैं। तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, वो चीजें आपको करके जानी है। ठीक है, इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा रहने वाला है। बाकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, या यूं कह ले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आई थिंक सो रैंक डिटरमाइन करती है, वो है तुम्हारा कंसिस्टेंसी, है ना। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होगा, ये आप जानते हैं, आपको सभी को आपके दिमाग में पता है कि सर हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, है ना। कंसिस्टेंसी ही अपन को सफलता दिलाती है, सबको पता है। बट पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना ये इंपॉर्टेंट है। जो भी उसको इंप्लीमेंट करेगा वही रैंक लेके जाएगा। तो 6 महीने की बात अब 6 महीने की बात भी नहीं रही, है ना, 2-2.5 महीने की बात है। अपना फुल फ्लेज सब कुछ इसी में झोंक दो, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ केमिस्ट्री 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 ही पढ़ो।
सारी चीज़ों को बार बार देखो, एक बार पढ़ लिया फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, चीज़ों को दिमाग में बिठा लो, सारी चीज़ों को। वहां जाके बस ये ना हो कि सर ये मैंने पढ़ा था मैं भूल गया। सबसे रिग्रेट वाली बात यही होती है। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, तुम्हें उसको कुछ पता ही नहीं है कि हाँ यार ये क्या है, तब तो ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दिया, तुझे लग रहा है कि सर मुझे ये आता है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस दिक्कत का खात्मा करने का तरीका एक ही है कि आपको बार 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 रिवीजन करना है, ताकि आप ये चीज वहां जाके ना बोले। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, है ना। आई थिंक सो आपको ये सारी चीजें बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, ओ गाइस, बाय बाय, शुक्रिया।